नमस्कार दोस्तों अंडरवर्ल्ड का दबदबा बॉलीवुड पर हमेशा ही रहा है। टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की हत्या में भी अंडरवर्ल्ड का ही हाथ था। बात करें टी सीरीज की तो 11 जुलाई 1983 को टी सीरीज की स्थापना हुई। कंपनी को पहला बड़ा ब्रेक मिला 1988 में। उस साल आमिर खान और जूही चावला की एक फिल्म रिलीज हुई थी, कयामत से कयामत तक। फिल्म के 80 लाख कैसेट बिके। इसके बाद 1990 में आशिकी रिलीज हुई और उसकी म्यूजिक एल्बम ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। कुमार सानू नए किशोर कुमार बन चुके थे। इसी फिल्म से नदीम श्रवण की जोड़ी को भी पहचान मिली। इसके बाद का दशक टी सीरीज के नाम रहा। अनुराधा पौडवाल नई लता बनी, सोनू निगम नए रफी। दरियागंज में जूस की दुकान चलाने वाले एक लड़के ने म्यूजिक इंडस्ट्री की सूरत बदल कर रख दी थी। ये सब हुआ एक 7 रुपए की कैसेट बदौलत, और इसी के चलते उस लड़के का नाम पड़ा कैसेट किंग गुलशन कुमार। साल 1997 में जब गुलशन कुमार अपनी पीक पर थे, टिप्स और सारेगामा को पिछड़ते हुए टी सीरीज 65% मार्केट पर कब्जा कर चुकी थी। हर बड़ी फिल्म के म्यूजिक राइट्स टी सीरीज के पास थे। उसी साल गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई। ये वो दौर था जब अंडरवर्ल्ड और फिल्म इंडस्ट्री का रिश्ता जग जाहिर था। रियल एस्टेट चरमरा चुका था और अब फिल्म इंडस्ट्री के लोग अंडरवर्ल्ड के निशाने पर थे। गुलशन कुमार की हत्या में भी अंडरवर्ल्ड का हाथ था। हत्या की चार्जशीट में अब्बू सलीम का नाम भी शामिल था, लेकिन जब भी अदालत में उसका नाम आया, उसके नाम के आगे एब्सेंट लिख दिया गया। हालांकि वो मुंबई में ही आर्थर रोड जेल में सजा काट रहा था। गुलशन कुमार हत्या में अब्बू सलीम पर केस क्यों नहीं चल पाया? कैसे हुई गुलशन कुमार की हत्या की प्लानिंग? कौन कौन लोग इसमें शामिल थे? आइए दोस्तों हम जानते हैं। 12 अगस्त 1997 की तारीख मंगलवार का दिन था। 42 साल के गुलशन कुमार पूजा की थाली लेकर अपने घर से निकलते हैं। लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स, जहां बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे रहते थे, वहीं गुलशन कुमार का बंगला भी था। घड़ी 10:10 बता रही थी जब सफेद कुर्ता और सफेद सैंडल पहने गुलशन कुमार अपनी मैरून रंग की मारुति एस्टीम से उतरे। सामने शिव मंदिर था। जीत नगर में बना ये मंदिर करीब 4 साल पहले गुलशन कुमार को दिखा था। भगवान शिव पार्वती के भक्त गुलशन कुमार ने महंगे टाइल लगाकर मंदिर को नया बनवाया। तब से हर सुबह शाम वो इस मंदिर में दर्शन करने आते थे। गुलशन कुमार का रूटीन फिक्स था और इस रूटीन पर नजर थी 3 लोगों की, जो उस दिन ताक लगाए गुलशन कुमार के इंतजार में खड़े थे। आगे क्या हुआ, इससे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं, ये समझने के लिए कि गुलशन कुमार पर नजर रखने वाले ये लोग कौन थे और इसकी वजह क्या थी। पूरी कहानी की शुरुआत होती है जून 7, 1994 से। जावेद रियाज सिद्दीकी नाम के एक फिल्म प्रोड्यूसर हुआ करते थे। सिद्दीकी एक फिल्म बना रहे थे, नाम था तू विश मैं अमृत। इस फिल्म में अदाकारा थी जेबा अख्तर। जेबा एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी और कथित तौर पर उन्हें दाऊद इब्राहिम के कहने पर फिल्म में लिया गया था, लेकिन जेबा को साइन करने के कुछ ही दिनों में सिद्दीकी ने उन्हें हटाने का फैसला किया। ये बात दाऊद को नागवार गुजरी। जून 7, 1994 को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस हत्या के बाद ही गुलशन कुमार को भी अंडरवर्ल्ड से कॉल आने शुरू हो गए। इसी के चलते यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने उन्हें एक बॉडीगार्ड भी मुहैया करा दिया था। मुंबई 1994 से साल 1997 के बीच कई फिल्म प्रोड्यूसरों को धमकियां मिली। इनमें सुभाष घई और गुप्त और मोहरा फेम राजीव राय का नाम भी शामिल था। फिर आया साल 1997। उस साल नदीम श्रवण जोड़ी फेम नदीम सैफी ने एक एल्बम लॉन्च की। एल्बम का नाम था हाय अजनबी। इस एल्बम के कुछ गानों को नदीम ने खुद गाया था। नदीम चाहता था कि टी सीरीज इस एल्बम के राइट्स खरीद के इसे प्रमोट करे, लेकिन गुलशन इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। गुलशन कुमार के भाई किशन कुमार के अदालत में दिए गए बयान के अनुसार गुलशन ने नदीम से कहा कि उनकी आवाज अच्छी नहीं है, लेकिन फिर किसी तरह बात बनी। टी सीरीज ने राइट्स खरीद लिए। प्रमोशन के लिए एक वीडियो भी नहीं बनाया, लेकिन एल्बम फ्लॉप साबित हुई।
नदीम ने इसका दोष गुलशन कुमार को दिया। उसे लगता था कि ठीक से पब्लिसिटी ना होने के चलते फिल्म फ्लॉप हुई है। अदालत में किशन कुमार ने बताया कि एक मुलाकात के दौरान नदीम ने गुलशन को देख लेने की धमकी दी थी। इसके बाद 5 अगस्त 1997 को गुलशन कुमार के पास एक कॉल आया। दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड डॉन अब्बू सलीम की आवाज थी। वैष्णो देवी में रोज लंगर खिलाते हो, कुछ हमें भी खिलाओ, सलीम ने कहा। अब्बू सलीम ने कहा। इसके बाद अब्बू सलीम ने 10 खोखे यानी 10 करोड़ की मांग की। इसी कॉल में अब्बू सलीम ने पूछा कि तुमने नदीम की एल्बम को सही से प्रमोट क्यों नहीं किया। तब गुलशन कुमार ने जवाब दिया कि नदीम की आवाज अच्छी नहीं है, इसलिए एल्बम फ्लॉप हुई। इसके बाद 9 अगस्त को एक बार दोबारा अब्बू सलीम का कॉल आया। किशन कुमार अदालत में बताते हैं कि इस कॉल में दोबारा पैसों की मांग दोहराई गई। सलीम ने कहा कि तुम अंडरवर्ल्ड को हल्के में ले रहे हो। खास बात यह थी कि सलीम ने इसमें मुंबई पुलिस का जिक्र भी किया। बोला तुम अभी तक पुलिस के पास नहीं गए, मतलब तुम हमें सीरियसली नहीं ले रहे। आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ये कहकर सलीम ने फोन काट दिया। इन धमकियों के बावजूद गुलशन कुमार पुलिस के पास नहीं गए। उनके दोस्तों ने उन्हें पुलिस के पास जाने को कहा, लेकिन उन्हें लगता था कि पुलिस के पास जाने से कोई फायदा नहीं होगा। गुलशन कुमार गलत थे। 1 महीने पहले ही निर्देशक राजीव राय पर हमला हुआ था, लेकिन उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन मिली हुई थी, जिसके चलते उनकी जान बच गई। उससे पहले अब अब्बू सलीम ने सुभाष घई पर हमले की प्लानिंग भी की थी, लेकिन पुलिस ने उसके लड़कों को पहले ही पकड़ लिया था। इस घटना के बाद इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्टर ने अब्बू सलीम से बात की थी। रिपोर्टर ने सलीम से पूछा, क्या तुम्हारी धमकियां सिर्फ कोरी हैं? सलीम ने जवाब दिया, सिर्फ 1 हफ्ता और इंतजार करो। वो हफ्ता आया अगस्त में। उस दिन गुलशन कुमार का गार्ड भी उनके साथ नहीं था। तबीयत खराब होने के चलते वो घर पर ही रुक गया था। 10:40 पर गुलशन कुमार मंदिर से पूजा करके अपनी गाड़ी की तरफ वापस आते हैं। कुछ कदम चलते ही कुमार को अपनी कनपटी पर एक रिवॉल्वर महसूस होता है। कुमार देखते हैं नीली जीन्स पहने लंबे बाल वाला एक आदमी खड़ा था। कुमार कहते हैं, ये क्या कर रहे हो? दूसरी तरफ से जवाब आता है, बहुत कर ली पूजा, अब ऊपर जाकर करना। एक गोली चलती है और कुमार के माथे को छू कर निकल जाती है। वो जमीन पर गिर जाते हैं। पूजा का सारा सामान भी बिखर जाता है। कुमार भागने की कोशिश करते हैं। वो पास में मौजूद एक घर में मदद की गुहार लगाते हैं, लेकिन उस घर में मौजूद औरत दरवाजा बंद कर लेती है। कुमार एक और दरवाजा खटखटाते हैं, वहां से भी कोई मदद नहीं मिलती। उनका ड्राइवर रूपलाल सूरज कलश उठाकर हमलावरों की ओर फेंकता है। रूपलाल के दोनों पैरों में गोली लगती है और वो भी वहीं गिर जाता है। इसके बाद हमलावर गुलशन कुमार के पास पहुंचते हैं। कुमार अब तक एक सार्वजनिक शौचालय के पास खड़े 2 लोग कुमार पर गोली चलाते हैं। कुल 16 गोलियां उनकी पीठ और गर्दन पर लगती हैं। वो दीवार से सहारा लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं निढाल हो जाते हैं। जिन फिल्मों के लिए कुमार संगीत देते थे, उनके किसी सीन की तरह उनके ऊपर दीवार पर एक टाइल लगी थी जिस पर देवी का चित्र था। कुल 2 मिनट में सारा खेल खत्म हो जाता है। तीनों हमलावर पास खड़ी एक टैक्सी के ड्राइवर को बाहर खींचकर निकालते हैं और टैक्सी लेकर चंपत हो जाते हैं। आधे घंटे बाद पुलिस आती है। गुलशन कुमार को नजदीक के कपूर हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। इंडिया टुडे के रिपोर्टर ने तब अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से बात की थी। राजन ने बताया कि गुलशन कुमार की हत्या में अब्बू सलीम का हाथ है। उसने ये भी बताया कि डायरेक्टर राजीव राय पर हमला भी अब्बू सलीम ने कराया था और यह सब दाऊद के इशारे पर हो रहा था। दिल्ली ले जाकर गुलशन कुमार का अंतिम संस्कार कराया गया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जो कहानी सामने आई वो इस प्रकार थी। मई साल 1997 में दुबई में अनीस इब्राहिम के दफ्तर में एक मीटिंग हुई। अनीस इब्राहिम यानी दाऊद का छोटा भाई। इस मीटिंग में अनीस, अब्बू सलीम और एक और गैंगस्टर था। इस मीटिंग में तय हुआ कि गुलशन कुमार को मारकर एक नज़ीर पेश की जाएगी। इसके बाद 3 लोगों को हायर किया गया। इनमें से एक था असद राउफ उर्फ दाऊद मर्चेंट, जो अब्बू सलीम का खास था। मर्चेंट और उसके भाई अब्दुल राशिद को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इसके अलावा चार्जशीट में 19 और लोगों को गुनाहगार बनाया जाता है। इसमें अब्बू सलीम, नदीम सैफी के साथ साथ एक और नाम था जो चौंकाने वाला था,
टिप्स कंपनी के मालिक रमेश तौरानी पुलिस ने दावा किया कि नदीम के साथ साथ रमेश तौरानी ने गुलशन कुमार की 25 लाख की सुपारी दी थी। 2002 में इस केस में पहला फैसला आया। पुलिस ने दाऊद मर्चेंट को उम्र कैद की सजा सुनाई। बाकी लोगों को रिहा कर दिया गया। पुलिस रमेश तौरानी के खिलाफ सबूत पेश नहीं कर पाई, इसलिए अदालत ने उन्हें बेगुनाह माना। नदीम सैफी तब तक मुंबई छोड़कर लंदन चला गया था। सरकार की तरफ से उसके प्रत्यर्पण की कोशिश की गई, लेकिन ब्रिटिश अदालत ने उसके खिलाफ पेश किए साक्ष्यों को अपर्याप्त मानते हुए प्रत्यर्पण से इनकार कर दिया। बाद में नदीम ने ब्रिटिश नागरिकता ले ली और कभी भारत नहीं लौटा। जहां तक अब्बू सलेम की बात है, उसे साल 2005 में पुर्तगाल से भारत लाया गया, लेकिन उस पर कभी गुलशन कुमार हत्या का केस नहीं चला। इसका कारण था पुर्तगाल और भारत के बीच हुई समझौते की शर्त। इस समझौते के अनुसार अब्बू सलेम पर सिर्फ वो ही केस चल सकते थे जिन पर सहमति बनी हो, और इस लिस्ट में गुलशन कुमार हत्या का केस नहीं था। इसलिए 2005 के बाद केस की सुनवाई के दौरान अब्बू सलेम को एब्सेंट माना गया, जबकि वो कुछ दूर आर्थर रोड जेल में ही बंद था। इस केस में आखिरी फैसला साल 2021 में आया था। तब अदालत ने अब्दुल रऊफ उर्फ दाऊद मर्चेंट और उसके बाद अब्दुल राशिद को उम्र कैद की सजा सुनाई। फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि नदीम सैफी और अब्बू सलेम के कहने पर हत्या को अंजाम दिया गया था, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते अब्बू सलेम पर केस नहीं चल पाया और नदीम सैफी आज तक भारत नहीं लौटा। इसलिए इस केस में इंसाफ कितना हुआ है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि गुलशन कुमार की लेगेसी आज भी जिंदा है। टी सीरीज आज भी संगीत का दुनिया का सबसे बड़ा नाम है। दोस्तों, बॉलीवुड से जुड़ी हुई कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।